प्रेगनेंसी में एक महिला के शरीर में क्या चेंजेस होते हैं? बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिजिकल, मेंटल। जैसे शुरू के दिनों में लॉस ऑफ एपेटाइट की वजह से थोड़ा सा वेट लॉस हो जाता है, बाद में धीरे धीरे वेट बढ़ता है। पैरों में स्वेलिंग आना, ब्लड का पतला होना, ब्लड वॉल्यूम का बढ़ना, हार्ट पे थोड़ा सा लोड पड़ना, हल्की सी डिस्निया वाली फीलिंग होना। अभिमन्यु जो थे उन्होंने अपनी माँ के पेट में चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था, तो क्या बेबी अंदर से बाहर की चीजों को अनुभव कर सकते हैं? कुछ प्रूफ है कुछ चीजों का, लाइक दे लिसन। अल्ट्रासाउंड में ऐसा देखा गया है, जैसे बाहर अल्ट्रासाउंड करते करते बाहर बहुत तेज आवाज हो जाए तो उनका मूवमेंट्स बढ़ जाता है, या दे रिस्पॉन्ड। अल्ट्रासाउंड करते करते जैसे 3D 4D अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं, या जैसे कुछ भी इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं मदर में, तो वो बच्चे में भी मूवमेंट्स में चेंजेस आते हैं। ब्रेस्ट कैंसर इज वेरी कॉमन और वो मोस्टली इसी एज में आता है। और दूसरा यूट्रस के कैंसर्स। तो यूट्रस के कैंसर्स के लिए हम एक पेप्समियर नाम का टेस्ट होता है, वो हर 3 इयर्स के बाद करा सकते हैं। कोई दवा है जो मेल फीमेल रेशियो चेंज कर सके या स्टैटिस्टिक्स में चांसेस भी बढ़ा सके। ऐसे भी 100% की बात छोड़ दो कि 100% लड़का होगा, चांसेस अवेलेबल ही नहीं। और बहुत से ऐसे छोटे मोटे क्लिनिक कहें या बाबा जी वगैरह के पास लोग जाते हैं लड़के पैदा करने की दवाई के लिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई है जिससे लड़का पैदा हो सके? नमस्कार, यूनिक समय पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वुमेन्स हेल्थ पर। अगर हम बात करें, हम लेडीज के साथ क्या होता है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स या ये कहें हमारी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग फेस करने पड़ते हैं, तो डिफ़िकल्टीज भी होती हैं। तो ऐसे में अगर हम उनके बारे में जानकारी रखते होंगे, हमें ज़्यादा नॉलेज होगी, वो फेस जो हैं वो थोड़े से आसान हो जाएंगे। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर गीता मेहता से, जो मथुरा की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आज का जो वीडियो है वो फीमेल्स हेल्थ पर फोकस्ड होने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जेंट्स ये वीडियो ना देखें, क्योंकि आप सभी को पता है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा लापरवाह होती हैं। तो ऐसे में एज अ हस्बैंड, एज अ फादर या एज अ सन, आप अगर उनकी प्रॉब्लम्स को जानते होंगे तो ना केवल आप उनकी हेल्प कर पाएंगे, बल्कि उनके टफ टाइम में उनका ख्याल भी रख पाएंगे। स्पेशली आज का वीडियोस वो हस्बैंड ज़रूर देखें जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। स्पेशली अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ आज का वीडियो दोनों लोग साथ में देखें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। आप मथुरा के सीनियर डॉक्टर्स में से एक हैं इस फील्ड में, तो बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए। आज जब हम बात करेंगे मैम, मेरा बेसिकली फोकस रहेगा, मेरे हिसाब से गर्ल्स की लाइफ में क्या होता है, 3 मेन फेज रहते हैं। अगर मैं गलत बताऊँ तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। जैसे जब हमारी बॉडी में ज़्यादा चेंजेस होते हैं, पहला पीरियड्स, सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान और तीसरा मेनोपॉज के दौरान। तो इन 3 फेजेस पे हमारा मेन फोकस रहेगा आज के डिस्कशन में। तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, पीरियड्स में क्या-क्या चीजें होती हैं जो नॉर्मल हैं? क्या-क्या चीजें एबनॉर्मल हैं? मतलब अगर ऐसा कुछ है तो लोगों को लगना चाहिए कि डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। साइकिल रेगुलर हो, फ्लो नॉर्मल हो और बहुत ज्यादा पेन नहीं हो, जिससे कि नॉर्मल एक डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो, तो ये नॉर्मल पीरियड्स है। यदि पेन बहुत ज्यादा है या फ्लो बहुत ज्यादा है या साइकिल्स इरेगुलर है, तो ये अब नॉर्मल है, इसमें आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना। कुछ चीजें मिसकंसेप्शंस होती हैं पीरियड स्टार्ट होने में, जैसे कुछ लोग सोचते हैं हाइट बढ़ना रुक जाएगी या खून की कमी आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, हाइट बढ़ना नहीं रुकती है, सिर्फ थोड़ा सा कुछ लोगों को ओबेसिटी की टेंडेंसी हो जाती है, वेट बढ़ने की, उसको अवॉइड करना है। एक हेल्दी डाइट देनी है बच्चे को, हेल्दी हाइजीन के बारे में समझाना है और उसको ये समझाना है कि ये नॉर्मल है, इससे साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब ना हो, और ये दिस इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ ग्रोइंग अप, बिल्कुल। बड़ा होने का एक प्रोसेस है।
मैम एक्चुअली ऐसा होता है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो दवाइयाँ यूज़ करते हैं, पेन किलर या जो पर्टिकुलर दवाइयाँ आती हैं, तो क्या वो यूज़ करना ठीक है या नहीं उसको है? यूज करने से कोई नुकसान नहीं है। आप सेफली वो दवाइयाँ ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि उसको यदि डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है या उसका खाना नहीं खा पा रहा है या किसी-किसी को वॉमिटिंग होती है मेंसेस के दिनों में, तो यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो आराम से दवाई सेफली ले सकते हैं। उससे मेंसेस कम ज़्यादा नहीं होगा और उससे परमानेंट या लॉन्ग लाइफ पे मेंसेस में, प्रेगनेंसी में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। कौन-सी दवाइयाँ ले सकते हैं? जैसे कॉमन मेफेनेमिक एसिड आता है, एंटीस्पाज़्मोटिक आते हैं, तो आप आराम से ले सकते हैं। एक चीज़ और होती है मैम एक्स एक्स ऐसा होता है कि डेट आगे पीछे करने के लिए भी दवाइयाँ कुछ आती हैं जो वुमेन्स लेती यूजुअली ये हैं। मेडिसिन नहीं हुँ, लेनी चाहिए। इमरजेंसी में ले सकते हैं, जैसे किसी को मेंसेस बहुत ज़्यादा होता है और लकीली ट्रैवलिंग या एग्ज़ाम उन दिनों में पढ़ रहे हैं, तो विद डॉक्टर्स एडवाइस आप ले सकते हैं, दे आर सेफ। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। मेंसेस को आप नॉर्मल हार्मोनल साइकिल को क्यों डिस्टर्ब करना? एक नॉर्मल आपकी फिजियोलॉजी है, हुँ, उसको डिस्टर्ब करके आप प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे फ्यूचर के लिए। बार-बार नहीं लेनी है, बट वन्स इन अ ब्लू मून कभी ले सकते हैं। मैम आप कितने साल से इस फील्ड में हैं? 40 इयर्स। 40 इयर्स, हाँ, फिर तो आराम से। तो मैं ये पूछना चाहूँगी प्रेगनेंसी की सही एज क्या है? मतलब कब गर्ल्स को सोचना चाहिए कि हाँ, अब बेबी कर लेना चाहिए? वो डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे, मेंटल स्टेटस पे, वर्किंग वुमन है या हुँ, हाउसवाइफ है। तो यूजुअली वी से कि 25 टू 35 इज बेस्ट एज फॉर प्रेगनेंसी, आपके पास ज़्यादातर किस एज के पेशेंट्स आते हैं? इसी एज के। इसी एज के मतलब अब देखें तो हम समाज में लोग अवेयर हो रहे हैं, मतलब ऐसा होता है बहुत छोटी एज की गर्ल्स बहुत आती छोटी हैं। एज के पहले बहुत आते थे। इफ आई टॉक ऑफ 30 इयर्स बैक, हुँ, हुँ। 18-19 इयर्स की गर्ल्स काफी आती थी, अब बहुत कम है। पहले अर्ली सोसाइटी ग्रो मैरिजेस कर रही कॉमन है। थी, हुँ, अब सिटीज में, अर्बन में, रूरल में एवरीबॉडी इज अवेयर एंड यूजुअली 20 प्लस ही आते हैं, तो 20 प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम एक कॉमन प्रॉब्लम है वर्तमान की कि बेबीज़ ना होना या फिर बहुत लेट होना। पहले ये प्रॉब्लम बहुत 1-2 लेडीज़ के साथ होती थी, लेकिन अब कॉमनली बहुत ज़्यादा परसेंटेज हो गया जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अब ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो लेट मैरिज, हुँ, कैरियर ओरिएंटेशन, प्लान नहीं करते प्रेगनेंसी, लेट जाके प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। हुँ, फिर दूसरा ओव्यूलेशन फेलियर बहुत हो रहे हैं, उसकी वजह कुछ मेंटल स्ट्रेस, एनवायरमेंटल चेंजेस जो हमारे इंसेक्टिसाइड्स हैं या फूड में जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स जा रहे हैं, पर मेन फैक्टर जो है वो लेट मैरिजेस एंड स्ट्रेस। लेट मैरेजेज़ एंड स्ट्रेस कैसे दूर किया जाए इसको? उसका थोड़ा सा काउंसलिंग है, जैसे लाइक अब कैरियर ओरिएंटेशन तो चलना ही है, दैट इज ए पार्ट हुँ, विच इज वी हैव टू कैरी लाइफ लॉन्ग। कोई काम कर रहा है तो उसको जिंदगी भर काम करना है, तो उनको थोड़ा सा ये समझाया जा सकता है कि कैरियर के साथ साथ फैमिली लाइफ को कैसे मैनेज करना है, सो दैट यू प्लान ए बेबी एटलीस्ट वन चाइल्ड बिफोर 30। पर वो मैरिजेज 30 के बाद हो रही है आजकल जाके बहुत सारी, तो उस वजह से इनफर्टिलिटी काफी बढ़ रही है, फाइब्राइड्स, इनफर्टिलिटी, ट्यूबल ब्लॉकेज सब बढ़ रहा है उससे। मैम आज के समय में आईवीएफ एक अच्छा ऑप्शन हो गया है जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आईवीएफ के सक्सेस के कितने परसेंट चांसेस रहते हैं? डिपेंड करता है केस टू केस, सिलेक्शन ऑफ केसेस पे। यदि आपका केस सिलेक्शन ठीक है तो 60 टू 70%। हुँ, 60 टू 70%। ओवरऑल कहें सब तरह के केसेस यदि आप ले रहे हैं तो 30%। बट इफ यू आर सेलेक्टिव इन योर केसेस, ट्यूबल ब्लॉकेज के और बहुत लेट एज वाले नहीं ले रहे हैं या एंडोमेट्रियोसिस वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो 60 टू 70%। एक मैंने मतलब पर्सनली ये चीज़ देखी है कि आज भी हमारे यहाँ अंधविश्वास बहुत है और बहुत से ऐसे छोटे-मोटे क्लिनिक कहें या बाबा जी वगैरह के पास लोग जाते हैं, लड़के पैदा करने की दवाई के लिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई है जिससे लड़का पैदा हो सकता हो? ऐसी कोई दवा है ही नहीं। देर इज 50% चांस एवरी टाइम।
50-50। कोई दवा आयुर्वेद में, होम्योपैथी में और हमारे कोई दवा है ही नहीं जो मेल फीमेल रेशियो चेंज कर सके या स्टैटिस्टिक्स में चांसेस भी बढ़ा सके। ऐसी भी 100% की बात छोड़ दो कि 100% लड़का होगा, चांसेस भी बढ़ा दे, ऐसी कोई दवा अवेलेबल ही नहीं वर्ल्ड में आपके कहीं नहीं। पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी सास वगैरह या वो खुद चाहते हो मतलब कि लड़का हो जाए, लड़का हो चाहते हैं जाए? बट वी एक्सप्लेन देम कि ऐसी कोई दवा नहीं है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। यू हैव टू, दैट इज मेयरली अ चांस। ये चांस की बात है कि हर बार कि 50-50 आपको लड़का लड़की की उम्मीद है एवरी टाइम। ये नहीं कि पहले 2 लड़कियां हो गई तो अब लड़के की उम्मीद बढ़ गई। एवरी टाइम इट्स ए 50-50 चांस। मतलब कुछ कोई मेडिकल साइंस में कोई मेडिकल दवाई साइंस नहीं के है? हिसाब से जो सीमेन है उसमें हमारे 50% क्रोमोसोम्स एक्स एक्स होते हैं और 50% स्पर्म्स एक्स वाई होते हैं। तो एवरी टाइम देयर इज 50% चांस। एक तरीके से नॉर्मली हमारी सोसाइटी में वुमेन्स को हम जिम्मेदार ठहराया जाता है हमारी लड़का या सोसाइटी लड़की में होने यही के लिए। मैसेज हमें कैरी करना है कि लड़के या लड़की के लिए लड़की जिम्मेवार है ही नहीं। लड़की ने तो हर बार एक्स एक्स क्रोमोसोम ही देना है अंडे में। जो भी लड़का या लड़की होने हैं वो स्पर्म की उस पे होने, एक्स वाई स्पर्म से मीटिंग हुई या एक्स एक्स स्पर्म से मीटिंग हुई। मतलब मेल्स पे निर्भर करता है मेल्स पे बेटा ही हो या डिपेंड है बेटी। 100%। लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में वुमेन्स को लड़की को जिम्मेदार जिम्मेदार ठहराया जाता है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो ये हम लड़की को भी और उसके मदर इन लॉ को भी और मदर को भी, क्योंकि यही लड़कियां आगे जाके मदर इन लॉ और मदर बनने वाली है इन अदर 20 years। तो इस टाइम की जो जनरेशन है उसको तो आप कम से कम समझा ही सकते हैं कि लड़का या लड़की मेल पे डिपेंडेंट है, फीमेल पे नहीं। कम से कम उनकी मदर इन लॉज को या मदर्स को नहीं समझा सकते तो न्यू जनरेशन को समझा देंगे। तो 20 साल बाद यही मदर इन लॉ और मदर बनने वाली है। तो कम से कम 20 साल बाद ही सही चेंज तो चेंजेस आएगा। आएगा। तो न्यू जनरेशन को हम समझा सकते हैं, उस जो एजुकेटेड जनरेशन है या अनएजुकेटेड को भी हम समझा सकते हैं कि सीधा सीधा ये 2 एक्स आ रहे हैं, एक एक्स वाई आ रहा है। मेल के पास एक एक वाई है सिर्फ, दो 50% को उसने देना है। तो 50% चांसेस हैं हर बार कि लड़का बनेगा या लड़की, बट उसके लिए जिम्मेवार सीमेन है, ना कि ओवा, ना अंडा। लेडी जिम्मेवार नहीं है। प्रेगनेंसी में एक महिला के शरीर में क्या चेंजेस होते हैं? बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिजिकल, मेंटल। जैसे शुरू के दिनों में लॉस ऑफ एपेटाइट की वजह से थोड़ा सा वेट लॉस हो जाता है, बाद में धीरे धीरे वेट बढ़ता है। पैरों में स्वेलिंग आना, ब्लड का पतला होना, ब्लड वॉल्यूम का बढ़ना, हार्ट पे थोड़ा सा लोड पड़ना, हल्की सी डिस्निया वाली फीलिंग होना, हम्म। ये सब सिम्टम्स नॉर्मल है जो कि एक लेडी यूजुअली टॉलरेट कर जाती है। हम्म। परंतु किसी किसी में चेंजेस ज्यादा आते हैं जिनमें कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो, कोई अस्थमा प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर हो, खून की कमी हो, उनमें फिर सांस फूलना और ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। या कोई बेसिक डिजीज हो किसी में तो वो एग्रेवेट हो जाती है। किसी को थायराइड है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है। और कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो आती ही प्रेगनेंसी में, जैसे जिस जीडीएम बोलते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज। वो अच्छा। अदरवाइज लेडी इज नॉन डायबिटिक और वो प्रेगनेंसी में उसको डायबिटीज आ गई। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वेट बढ़ना, खास करके सांस फूलना, स्टेमिना कम होना, थोड़ा सा इरिटेबल होना, मूड स्विंग्स, ये सब नॉर्मल चेंजेस है। काम की पावर कम होना, पैरों में स्वेलिंग आ जाना, बैकेक रहना, क्रैम्प्स रहना। तो प्रेगनेंसी के दौरान कौन-कौन सी गलतियां हम करते हैं जो नहीं करनी चाहिए? मतलब जैसे आम लोग कुछ ऐसी चीजें करते हैं आपके पेशेंट्स वगैरह जो मतलब डॉक्टर्स के हिसाब से ठीक नहीं है लेकिन वो परंपराओं के हिसाब से ठीक है या वो करते चले आ रहे हैं। जैसे फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए, हम प्रेगनेंसी में बोलते हैं। हम्म। या ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए। तो कुछ लोग हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट नहीं देते कि वेट नहीं बढ़ जाए, ज्यादा वेट बढ़ जाएगा तो डिलीवरी मुश्किल हो जाएगी। या कुछ लोग इन स्पाइट ऑफ सम डिजीज
जैसे किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या बच्चे का वेट कम है या पानी कम है, तो ऐसे केसेस में हम लोग एडवाइस करते हैं कि रेस्ट मिलना चाहिए। तो वो लोग सोचते हैं नहीं, रेस्ट बताया है, इससे तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, सिजेरियन हो जाएगा, तो वो करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान काम करना ठीक रहता है? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। यदि कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, आपका बीपी नॉर्मल है, आपका बच्चे का वेट नॉर्मल है, आपकी एपेटाइट नॉर्मल है, आपको कोई कार्डियक प्रॉब्लम या डिस्निया या कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जितना काम आप आसानी से कर सकते हैं, और जितनी रेदर लिटिल एक्सरसाइज वॉकिंग, डीप ब्रीदिंग, या जो प्रीनेटल योगा आते हैं, वो आपको करने चाहिए। उससे एक आप हेल्दी प्रेगनेंसी, हेल्दी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं आपके। मैम, प्रेगनेंसी के दौरान फिजिकल हेल्थ के साथ साथ इमोशनली हेल्दी होना कितना जरूरी है? इमोशनली हेल्दी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको प्रिपेयर होना है एक न्यू नहीं। लाइफ के लिए। तो और आपको प्रिपेयर होना है अपने आप को, जो 12 टू 24 आवर्स वाला लेबर का प्रोसेस आने वाला है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। उसमें आप नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, सिजेरियन भी हो सकता है, और नॉर्मल डिलीवरी यदि होती है तो उसमें आपको बहुत सारा पेन्स झेलने हैं, कोऑपरेट करना है, और फिर उसका बच्चे के शुरू के दिनों की देखभाल इज वेरी डिफिकल्ट। उस चीज के लिए यदि अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो आपको एक हेल्दी अपने आप को फिजिकली मेंटली रखना पड़ेगा, और उस चीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको, और यदि इमोशनली या मेंटली आप हेल्दी नहीं होंगे, तो आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, प्रॉपर सोएंगे नहीं, तो बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, और बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। बच्चा वीक हो सकता है, यूजीआर हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती डाइट में क्या 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 मतलब हेल्दी डाइट आप किसको कह सकते हैं? है। हेल्दी डाइट हम प्रेगनेंसी में बोलते हैं दैट शुड बी रिच इन आयरन, कैल्शियम, विटामिन एंड प्रोटीन्स। हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड डाइट हो। यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज वगैरह, तो कार्ब्स, प्रोटीन, लो फैट, लो स्पाइसेस, और कैल्शियम और आयरन भरपूर होना चाहिए। एक हस्बैंड को अपनी वाइफ का ख्याल प्रेगनेंसी के दौरान कैसे रखना चाहिए? कितना मतलब साथ की जरूरत होती है एक वाइफ को अपने हस्बैंड के? फुल टाइम साथ की जरूरत होती है, मेंटली सपोर्ट के लिए, फिजिकल साथ देने के लिए, बच्चे को साथ में पालने के लिए, लेबर के प्रोसेस में मोरल सपोर्ट के लिए, डे वन से लेके टिल द बेबी इज ग्रोइंग हस्बैंड की जरूरत है। पार्टनर जो भी हो, या घर के मेंबर्स जो भी और हेल्प कर सके, सबकी जरूरत है, और दे शुड बी वेरी सपोर्टिव एंड हेल्पफुल। क्योंकि आपके मूड स्विंग्स आते हैं प्रेगनेंसी में, आप खा नहीं पाते, तो जो चीज खाने का मन है उसमें से जो हेल्दी डाइट है वो प्रॉपर टाइम टू टाइम बना के देना, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देना। यदि आपका रेस्ट चाहिए, ड्यूटी पे जाने का मूड नहीं है, काम करने का मन नहीं है, तो उस चीज में सपोर्ट चाहिए। फिर आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, डॉक्टर के पास जाने के लिए, या यदि आपका एक बच्चा पहले वाला, ये सेकंड प्रेगनेंसी है, और फर्स्ट आपके पास सिबलिंग है, तो उसका यदि आप ठीक से मैनेज नहीं कर रहा है, किसी भी वजह से मदर नहीं मैनेज कर पा रही है, तो घर के बाकी मेंबर्स को उसको पालने में हेल्प करनी है। नहीं तो अदरवाइज मदर बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाएगी, और उसके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी कि मैंने सेकंड प्रेगनेंसी करके गलती करी है। यदि मेरा बच्चा पहले वाला निग्लेक्ट हो रहा है, तो मैंने सेकंड प्रेगनेंसी क्यों की, या मैंने गलत किया है, तो दिस इज ए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या नेगेटिव फीलिंग आएगी, जो कि नहीं आनी चाहिए। सेकंड बच्चे को भी उसको यदि कर रही है वो, तो उसको बिल्कुल उतनी ही खुशी से, उतने ही मन से दुनिया में लाना है। तो उस चीज के लिए उसको ये चाहिए कि उसका जो घर में और लोग हैं, चाहे हस्बैंड है, चाहे और भी फैमिली मेंबर्स हैं, वो फर्स्ट बच्चे की ग्रोइंग अप में, उसको पालने में पूरी तरह से सहायता करें, ताकि उसमें ये ना फीलिंग आए कि मैंने सेकंड प्रेगनेंसी करके गलती करी। मैम, ऐसा कहते हैं अभिमन्यु जो थे उन्होंने अपनी माँ के पेट में चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था, तो क्या बेबी अंदर से बाहर की चीजों को अनुभव कर सकते हैं? देखिए, कुछ प्रूफ है कुछ चीजों का, लाइक दे लिसन। अल्ट्रासाउंड में ऐसा देखा गया है, जैसे बाहर
अल्ट्रासाउंड करते करते बाहर बहुत तेज आवाज हो जाए तो उनका मूवमेंट्स बढ़ जाता है या दे रिस्पॉन्ड। अल्ट्रासाउंड करते करते जैसे 3D 4D अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं, या जैसे अ, कुछ भी इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं मदर में, तो वो बच्चे में भी मूवमेंट्स में चेंजेस आते हैं। पर बहुत ज्यादा इस चीज का कोई प्रूफ हमारे पास है नहीं कि कुछ मदर को हम सिखा रहे हैं या उसको कुछ बता रहे हैं तो बेबी इज लिसनिंग टू दैट। ऐसा कुछ एग्जैक्ट प्रूफ है नहीं। जैसे आजकल की मदर्स रील्स ज्यादा देखती हैं तो उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, एज सच रील्स का कोई प्रभाव नहीं है उसके ऊपर, बट वी से कि हेल्दी काम करना है, लाइक खुश रहना है। खुश रहने के लिए आपको जो भी अच्छा म्यूजिक, अच्छी मूवीज, अच्छी मैगजीन्स जो आपको फिजिकल और मेंटली हेल्दी रखें वो करना चाहिए प्रेगनेंसी में। नेगेटिव उस वाली रील्स नहीं देखनी चाहिए आपको, हॉरर मूवीज या ये चीजें नहीं देखनी चाहिए प्रेगनेंसी में प्रेफरेबली। या नेगेटिव एनवायरनमेंट यदि घर के अंदर भी है तो बच्चे के डेवलपमेंट पे, बच्चे की साइकोलॉजी पे, क्योंकि वो मदर की साइकोलॉजी पे तो डायरेक्ट असर करता है, बच्चे की साइकोलॉजी पे कितना असर करता है इस चीज का कोई हमारे पास अभी प्रूफ नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली कुछ तो मैथमेटिकल जो प्रूफ हम बोलते हैं कि ये हुआ, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कोई प्रूफ नहीं। लेकिन कुछ तो प्रभाव पड़ता होगा शायद। नेगेटिव चीजों का ज्यादा इफेक्ट देखा गया है कि यदि नेगेटिव चीजें होती है किसी मदर की लाइफ में तो उनके बच्चे दे आर आइदर वीक और साइकोलॉजिकली नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली, और दे कैन गो टुवर्ड्स क्राइम। इस तरह की चीजें एक स्टडी हुई है उसमें प्रूव हुआ है। मैम, आपके 40 साल के अनुभव में कभी कोई ऐसा अनुभव है जो आप, या कोई ऐसी डिलीवरी जो आप या तो फिर बहुत टफ रही हो या फिर आप किसी कारण से उसको आज तक नहीं भूल पाए हो? ऐसी तो बहुत सारी हैं जो मुझे मतलब याद है। किस खास उसमें मतलब रिलेशन या में? तो बहुत टफ रही हो या कुछ ऐसा हुआ हो इंसिडेंट कि आप नहीं भूल पाए? नहीं, जैसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, लाइक हम लोग एक प्लेजर ट्रिप पे जा रहे थे। वी वर 3-4 फैमिलीज एंड वी वर गोइंग फॉर ए ट्रिप। सब कुछ प्लान था, सब कुछ अरेंज था, प्रीपेड था। उसके बाद एक हमें करीब 12-1 बजे के करीब यहाँ से निकलना था और 9 बजे एक डिलीवरी आ गई। तो मुझे लगा ये हो जाएगी 1-2 घंटे में। तो मैं तुम्हें, हम लोग जब नहीं होते हैं तो वी डोंट टेक पेशेंट्स, तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ, ये डिलीवर हो जाएगी बाय दैट टाइम। तो वो डिलीवर भी हो गई एंड शी हैड पीपीएच, और उसको हमें पीपीएच मैनेज करने में टाइम लग गया। पीपीएच मींस ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, एक्सेसिव ब्लीडिंग मोर देन नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर ब्लीडिंग। तो उसमें हमें पीपीएच मैनेज करने में टाइम लग गया, ब्लड ट्रांसफ्यूज किया उसको, प्लस हमें ये लग रहा था कि कहीं इस पेशेंट को हमें ऑपरेट ना करना पड़ जाए। ब्लीडिंग यदि नहीं रुकती है तो यूट्रस निकालना पड़ जाता है, और बाद में फाइनली उसको ऑपरेट भी करना पड़ गया। तो ये अब बच्चे बैठे हुए वेट कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, एंड एवरीबडी, देयर 3-4 फैमिलीज, 20 पर्सन्स वेटिंग फॉर यू टू लीव द मथुरा। मैंने बोला कि मैं तो नहीं जाऊंगी, आप लोगों को जाना है। मैंने यदि पेशेंट नहीं लिया होता तो और बात थी, मैंने अब पेशेंट ले लिया, नाउ आई विल नॉट गो। मैं इस पेशेंट को रेफर नहीं करूंगी, और रास्ते में कुछ हो जाए वो मेरी जिम्मेवारी है, और मैं इस पेशेंट को इस हालत में भी नहीं छोड़ के जाऊंगी। तो आप लोग जाना चाहें, बाकी फैमिलीज को भेज दो। सब ने बोला कि यदि तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा, बच्चे भी नहीं जाएंगे। तो मैंने बाकी लोगों को बोला कि आप लोग जाना चाहें तो जाएं, हम लोग नहीं जाएंगे। तो फिर ऑल ऑफ द 4 फैमिलीज दे स्टेड बैक कि नहीं हम नहीं जाते, मेक सम अनदर डे वी विल मेक ए प्रोग्राम, और हम इकट्ठे जाएंगे, आज नहीं जाते। और वो पेशेंट मुझे उसका फेस आज तक ध्यान है, नैना नाम था उसका, एंड आई डिडंट गो। तो मतलब डॉक्टर्स की लाइफ अपने आप में बहुत टफ होती है, कई बार बहुत चीजें छोड़नी पड़ती वो हैं। इंसिडेंट्स के बाद ये हुआ कि हमारे बच्चों को ऊपर कभी जाना होता था कहीं, तो बोलते थे मम्मी मथुरा छोड़ जाएं तब मानेंगे कि आप चल रहे हो। मतलब वंस वी लीव द फ्लाइट हैज टेकन ऑफ या ट्रेन चल चुकी है तब हम मानेंगे कि आप चल रहे हो। जब तक हम छोड़ नहीं दिया मथुरा तब तक हम आपकी बात पे कई दिन तक ऐसे हुआ कि दे यू स्टॉप्ड बिलीविंग मी कि हम चल रहे हैं। वो कहते थे आप तो एंड मोमेंट पे बैठ जाते हो।
मतलब एक तरीके से अपनी कई बार पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। That is a part and parcel of doctor's life. I work for 16 hours. I used to work for 16 hours per day. Now I have my daughter-in-law. तो हम दोनों मिलके काम करते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा काफी रिलीफ हो गया। बट उससे पहले तो मैं 14-16 घंटे रोज काम करती थी। एक मैम, जब मैं इस सब्जेक्ट पर थोड़ा सर्च कर रही थी, तो एक शब्द आया पीसीओएस। ये क्या PCOS बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है? ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसमें ओव्यूलेटरी साइकिल्स नहीं होते। ओव्यूलेटरी साइकिल्स का मतलब जो महीने के महीने लेडी को एक अंडा निकलना चाहिए, वो निकल नहीं पाता। और वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो लेडी के अंदर बनते हैं, उसके इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। इसमें साथ में और 2-3 चीजें होती हैं। यूजुअली ओबेसिटी होती है, कई बार नहीं भी होती, यूजुअली होती है। और साथ में ऑयली स्किन, फेशियल हेयर्स, मेल टाइप ऑफ ओबेसिटी, पेट के ऊपर वेट बढ़ना, खास करके एंड्रोजन एक्सेस, मेल वाला हार्मोन बढ़ना, इस तरह के चेंजेस साथ में होते हैं। और इसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है वो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, मेंसेस गड़बड़ होना, कम होना, लेट होना, यूजुअली कभी कभी जल्दी, आमतौर पर डिलेड साइकिल्स। इसमें कुछ खास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं लेना होता है, सिर्फ कुछ हद तक लाइफस्टाइल चेंजेस से कंट्रोल किया जा सकता है। वेट घटाना, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट, जिसमें कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्ट्रेस फ्री लाइफ और एक सेट पैटर्न, कभी दिन में ड्यूटी, कभी रात में ड्यूटी, स्ट्रेस, फास्ट फूड खा लिया, फल सलाद गायब है डाइट से, हाई कार्ब हाई फैट डाइट खा ली, इन चीजों से इसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा और कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं कॉमनली वुमेन्स को? मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम तो पीआईडी, इस एरिया में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जो कि हम बोलते हैं यूट्रस में, ट्यूब्स में इन्फेक्शन या सूजन आ जाना आम भाषा में, उसके साथ वाइट डिस्चार्ज, और उससे प्रॉब्लम होती है पेन, मेंसेस, लेटर ऑन मेंसेस डिस्टर्ब हो जाना, एक वीकनेस सी, एग्जॉशन सी, थकान सी बनी रहना, ये सब उसी की वजह से एक क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है यूट्रस में एंड द टिश्यूज अराउंड, ट्यूब्स, ओवरीज, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। मैम, अब थोड़ा थर्ड स्टेज पे आते हैं, हमारी एक से लास्ट स्टेज भी हम इसे कह सकते हैं कि सब थर्ड फेज कहूंगी, स्टेज नहीं कहूंगी, थर्ड फेज में मेनोपॉज होता है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि उससे कई साल पहले ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं कुछ कुछ, तो ऐसा क्यों है? देखो, मेनोपॉज कोई सडन चीज नहीं है कि आज है और कल आ गया, या आज नहीं है और कल आ गया। तो मेनोपॉज इज ए स्लो प्रोसेस। 40s के बाद किसी भी टाइम, another 2-3 years, किसी साइकिल में ओव्यूलेशन होगा, किसी में नहीं होगा। धीरे धीरे हार्मोन्स का लेवल कम होता चला जाता है। तो 2-3-4 years में कभी इरेगुलर मेंसेस, कभी बीच बीच में मेंसेस कम होना, कभी बीच बीच में मेंसेस 2-3 महीने के लिए बंद होना, कभी आ जाए कभी रुक गया, इरेगुलर होना। किसी किसी को क्या होता है, बहुत लंबे समय तक 3 months नहीं आया, उसके बाद प्रोलॉन्ग स्पॉटिंग हुए जा रही है। तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं एंड इट टेक्स 2-3 years। मेनोपॉज कोई एक सडन प्रोसेस नहीं है कि जो एकदम आ जाए। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ 2-3-4 years। इस टाइम अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए? नॉर्मली लेडीज लापरवाह होती हैं अपना ख्याल रखने के मामले में। इस टाइम 4-5 मेन चीजें हैं। एक तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचना। मेनोपॉज में बोन्स में कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए डाइटरी कैल्शियम, कैल्शियम सप्लीमेंट और एक्सरसाइज, 3 चीजें हैं मेन। दूसरी चीज है, इस एज में मोस्टली मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, तो उसमें मेंसेस कम आ रहा है या लेट आ रहा है तो कोई चिंता नहीं करनी, सिर्फ अपना ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रासेप्शन, प्रेगनेंसी ना हो जाए जो अनप्रोटेक्टेड है या जिनको टिबेक्टमी नहीं हुई है, प्रेगनेंसी ना हो जाए, सिर्फ ये ध्यान रखना है। पर मेंसेस लेट हो रहा है तो नथिंग टू गेट वरीड अबाउट, दे हैव टू नॉट टू थिंक अबाउट इट कि मेंसेस नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, डोंट गेट अपसेट अबाउट इट। तीसरी बात जो ध्यान रखनी है, यदि मेंसेस हेवी फ्लो है या बहुत ज्यादा आ रहा है या बहुत दिन चल रहा है, तो एक रूटीन स्कैन करा लें, क्योंकि फाइब्रेट्स जो होते हैं, जो यूट्रस की रसौली होती है, वो भी इसी एज में कॉमन है।
और तीसरा हमें ध्यान रखना है, इस एज में हमें कैंसर तो नहीं आ रहा। हमें ब्रेस्ट को पेल्पेट करते रहना है, सेल्फ पेल्पेट भी कर सकते हैं, डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। एक ईयरली एक वो बना ले कि साल में एक बार मुझे चेकअप के लिए जाना। उस चेकअप में आपका ईयरली ब्रेस्ट चेकअप हो जाता है। शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर और ईयरली ब्रेस्ट का चेकअप भी करा ले। साथ में इस एज में हमें ध्यान रखना होता है कि कोई कैंसर तो नहीं आ रहा। तो ब्रेस्ट का चेकअप लेडीज या तो एक बार जाके डॉक्टर के पास खुद सीख लें कैसे करना है, तो ईयरली या 6 मंथ्स में खुद कर सकती हैं, या एक साल में एक बार डॉक्टर के पास जाके चेकअप करा सकती हैं, या साल में एक बार जाके अल्ट्रासाउंड करा सकती हैं ब्रेस्ट, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इज वेरी कॉमन और वो मोस्टली इसी एज में आता है। और दूसरा, यूट्रस के कैंसर्स। तो यूट्रस के कैंसर्स के लिए हम एक पैप्समियर नाम का टेस्ट होता है, वो हर 3 इयर्स के बाद करा सकते हैं। तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें हमें कैंसर होने से पहले ही पता चल जाता है कि इसको आने के काफी चांसेस है, तो वो लेडीज को करा लेना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर, शुगर मेंटेन करना, थायराइड का टाइम टू टाइम चेक कराना, टाइम टू टाइम पैप्समियर चेक कराना और ब्रेस्ट का चेकअप कराना, ये लेडीज को करना चाहिए। डाइट का खास ख्याल रखना, इट शुड बी हेल्दी डाइट एट दिस एज। खून की कमी, कैल्शियम की कमी, अपनी डाइट को नेग्लेक्ट नहीं करना है। लेडीज यूजुअली अपनी डाइट को नेग्लेक्ट करती हैं। बहुत ज़्यादा करती हैं। मतलब उनको लगता है पहले हेल्दी खाना बच्चों को मिलना चाहिए, हम बचेगा तो खा लेंगे। नॉर्मली ये जबकि रहता है। लेडीज को सबसे ज्यादा चाहिए। हुँ, मैं लेडीज को बोलती हूँ, तुम घर की धुरी हो, सेंटर। यदि डिजीज शुरू हो गई तुम में, तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें और लोग भी घर के समझने लगेंगे तो शायद ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएँगी। इसके लिए वही मेरी सलाह फिर वही रहती है, मेरे पास जो यंग गर्ल्स आती है ना, मैं उनको समझाती हूँ, क्योंकि अब तो वो बहू बनने वाली है। इन अदर 20 years दे आर गोइंग टू बी मदर्स एंड मदर इन लॉज। तो अब हम चेंज डालना शुरू करेंगे तो अभी नहीं आएगा तो 20 साल में तो आएगा। so we can teach the younger ones so that at least we expect change after 20 years. तो बहुत सही बात कही एल्डर्स को तो आपने। हम नहीं इतना सिखा सकते, उनका मेंटल एटीट्यूड चेंज करना बहुत मुश्किल है। जो उन्होंने देखा है, सुना है, समझा है 40 साल में, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। पर एक 15 साल की लड़की मेरे पास आएगी तो उसको मैं जब समझाऊंगी, वो दिमाग में डाल लेगी, तो वो अपनी, जब वो बड़ी हो जाएगी, जब वो मदर और मदर इन लॉ बनेगी, तब वो अपने ऊपर भी अप्लाई करेगी और अपने बच्चों के ऊपर भी अप्लाई करेगी। सो इट्स बेटर एट लीस्ट वी कैन टीच द यंग जनरेशन। मैम आपका ये जो 40 साल का मेडिकल करियर रहा है, आपने क्या सीखा एक तरीके से? मैंने सीखा तो नॉर्मली जो सब डॉक्टर्स अपने करियर में सीखते हैं, एज़ सच मुझे सीखा क्या नहीं कह सकती, बट मैं जो बताना चाहूँगी, दैट इज़ चेंज व्हिच वी हैव एक्सपीरियंस्ड इन दिस 40 इयर्स। 40 साल पहले जब हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, आईसीयूज़ नहीं थे, इवन ब्लड बैंक नहीं था, तब भी हम ऐसे-ऐसे पेशेंट्स को बचा लेते थे, ले लेते थे, जिनका हमें लगता था कि पता नहीं 10 आगरा भेजेंगे या कहीं भेजेंगे, तो 10 मिनट भी गाड़ी तक, एम्बुलेंस तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। क्योंकि हमें किसी तरह का कोई मतलब एक डॉक्टर पेशेंट जो रिलेशन था, बहुत हेल्दी होता था। पेशेंट डॉक्टर को भगवान समझता था या नहीं समझता था मुझे नहीं मालूम, बट नेवर यूज्ड टू कर्स। तो हम भी बड़े बोल्डली होके ऐसे पेशेंट्स को भी ले लेते थे जिसका हमें पता था कि 10 मिनट बाद शायद मर जाए, पर ठीक है, लेट्स ट्राई। जा तो रही है, हम कोशिश करके देख लेते हैं। अब जैसे हम देखें तो पहले जब बेबीज नहीं होते थे तो वो लेडीज को बहुत सफर करना पड़ता था, लेकिन अब आईवीएफ जैसी सुविधा आ गई है तो वो चीज पहले की तुलना में अब कम हो गई है। सोशल स्टिग्मा है इंडिया में, जिसको इनफर्टिलिटी को, एक लेडी को बिल्कुल ही सोशली वो कर दिया जाता है, बॉयकॉट करके हस्बैंड की रीमैरिज करने की धमकी दी जाती है या छोड़ दिया जाता है। तो आईवीएफ से ये फायदा तो हो गया कि काफी हद तक उन लेडीज को जिनको प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से नहीं हो रही, उनको एड करके हम लोग यदि प्रेगनेंसी दे देते हैं एंड दे गेट देयर इश्यूज, तो उनकी सोशल स्टैंडिंग, उनका सोशल रिस्पेक्ट, घर में उनकी इज्जत, देयर फैमिली लाइफ, हस्बैंड वाइफ के बीच की बॉन्डिंग सब बेटर हो जाती है। बिल्कुल मैम।
आज आपसे बात करके मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। स्पेशली कुछ सवाल थे मेरे मन में हमेशा से कि इनको कभी मैं डॉक्टर से मिलूँगी तो मैं पूछूँगी। तो आज वो सवाल मेरे शायद मुझे उनके जवाब मिल गए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए। और इसी तरह के पॉडकास्ट के लिए आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसे पॉडकास्ट देखते रहिए। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।